नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज होता है। आप दूर बैठे अपने दोस्त को आसानी से आप उससे बात कर सकते हो, आसानी से आसपास की चीजों को देख सकते हो, और वो कोई और नहीं ईएम वेव्स है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो गाइस, आज हम क्लास 12 का एक खूबसूरत सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ पुरानी चीजों को आपको बेसिक्स याद रखना पड़ेगा। तो चलो गाइस, पहले हम एक रिवीजन करते हैं। आपने पहले के चैप्टर्स में कुछ बातें पढ़ रखी है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि कहीं पर भी अगर करंट फ्लो करती है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो साथ ही साथ चेंज होता है फ्लक्स। अब ये फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का रिश्ता क्या है? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ एरिया। सो बेसिकली जो फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो साथ ही साथ चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंड्यूस होते ही मिल जाएगी हमें करंट। और अगर कहीं पर भी करंट है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो करंट इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती है, जिसे हम करंट कहते हैं। तो यहां से इस कहानी से हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करती है तो पैदा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल उल्टा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगी तो क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे सर जेम्स मैक्सवेल सर ने काफी मशक्कत की, और उन्होंने इस क्वेश्चन का हमें आंसर भी दिया। तो फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करूंगा दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? ये उसी तरह से कि मेरे चेंज होने से तेरा जन्म हो रहा है, तो क्या तेरे चेंज होने से मेरा जन्म होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कह रहे हैं। तो सर जेम्स मैक्सवेल ने इस पे प्रॉपरली काफी ज्यादा स्टडी की और एक एक्सपेरिमेंट किया। तो चलो गाइस, उस एक्सपेरिमेंट की हम सब स्टडी करते हैं। आपके सामने कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, एक कंप्लीट सर्किट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बजाय हम कंडक्शन करंट की बात करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो गाइस, अगर हम यहां पे कंडक्शन करंट की बात करें, जो कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, उस करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्शन करंट है वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम करते हैं। तो इस प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो यहां पर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, और इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर रुक जाएंगे तो वहां प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई दिखाएगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कैपेसिटर के अंदर आपको एक टाइम वेरिंग, यानी कि टाइम के साथ चेंज होती हुई एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक, अब आप लोगों को समझने वाली बात क्या है, आप एक यहां पर कुर्सी लगाओ, बैठ जाओ, और हाथ में एक मैग्नेटिक नीडल ले लो। अगर आप यहां मैग्नेटिक नीडल लोगे ना तो आप एक चीज देखोगे कि ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। अब आप कहोगे कि डिफ्लेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि पास में मूव कर रही थी करंट, और जहां पर भी करंट होती है वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसका डिफ्लेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। कहीं पर भी करंट जाएगा तो आसपास मोहल्ले में हल्ला तो मचाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पर डिफ्लेक्शन आ गया। अब सर जेम्स मैक्सवेल सर का दिमाग पता है कहां पे घूमा? उन्होंने जब कैपेसिटर के अंदर देखा ना तो वहां पर भी नीडल में डिफ्लेक्शन था, मतलब उसके अंदर भी फील्ड है, लेकिन उसके अंदर कोई करंट तो है नहीं कैपेसिटर के अंदर, तो फील्ड कहां से आई? तो सवाल इस बात का है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट तो है नहीं, तो उसके अंदर फील्ड कहां से आई? तो इसी की स्टडी करने के लिए उन्होंने अंदर एक लूप बनाया। अब इस लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ एरिया। अब आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैपेसिटर के अंदर। अगर याद नहीं है तो दोस्त अपने काम से आप गद्दारी कर रहे हो। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव से टूवर्ड्स, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, और यहां पर एरिया गॉट डिडक्टेड, सो फ्लक्स अपने को मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो चलो दोस्तों, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है। तो रेट
ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपना क्या आने वाला है? आप लोगों को पता है रेट का मतलब होता है हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम ऐसा इसको करते हैं तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट अपना कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा डी क्यू बाई डी टी। और ये डी क्यू बाई डी टी जो होती है, आई होप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट होती है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गई और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यही वो करंट है जो मिसिंग थी एम्पियर सर्किटल लॉ में। और जब हम अंदर लगा रहे थे हमें तो लगा कोई करंट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई फील्ड तो होनी नहीं चाहिए, ये पार्ट मिसिंग था। और ये सर मैक्सवेल सर ने बताया हमें कि एक और एडिशनल करंट होती है। तो जहां हम गलती कर रहे थे, इनकंसिस्टेंसी आ रही थी हमारी वैल्यूज में, वो ये डिस्प्लेसमेंट करंट अब दूर करेगी। तो आप इसको नोट करो। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। कम ऑन गाइस। तो चलिए दोस्तों, अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में आपको बोला है कि फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, वो रिलेशन आपको दिया हुआ है और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। सो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अब आपको करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। इस रिलेशन को हम जब पुट करेंगे 2t स्क्वायर प्लस 3t, तो डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आप ये जान लो कि ये पावर आगे आ जाती है, तो 2 2 सा 4 और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 1 है वो आगे आएगा, जो t की पावर में 1 है वो आगे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और t की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिसको आता है उसको इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये t की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। अब अगर आपसे बोल दे कि आप मुझे बताओ 1 सेकंड बाद कितना यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो 1 सेकंड बाद आएगा वो अपना कितना आएगा, सिंपली आप 1 रख दोगे तो आ जाएगा 7 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने आसान आते हैं, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। कम ऑन, इसको नोट करो गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे रिश्ते स्टैब्लिश करने में उस्ताद होते हो, बट यहां पर अपने को जो स्टैब्लिश करना है रिलेशन, वो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। तो इतने देर में आप ये तो समझ गए होंगे कि इस कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, उससे जो हमें करंट मिल रही है वो कंडक्शन करंट होती है, यानी कंडक्टर की वजह से मिलने वाली करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है उसके वजह से जो हमें करंट मिलती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो अब दोनों में रिश्ता क्या है, तो चलो गाइस हम सपोज कर लेते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, हम किसी इंस्टेंट पे इसको इंस्टैंटेनियसली स्टडी करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि उस समय में जो कंडक्शन करंट है वो डी क्यू बाई डी टी है, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो कंडक्शन करंट होती है वो डी क्यू बाई डी टी। अब उस मोमेंट पे यहां पर इसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हमेशा वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, लेकिन उस मोमेंट की बात करें वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब समझने वाली बात यह कि इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स होता है, फ्लक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए। तो E अपना आया है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और एरिया से मल्टीप्लाई किया। एरिया से जैसे हमने गाइस यहां पर मल्टीप्लाई किया तो यहां पर, एक मिनट, एरिया से हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया यहां पर, ये अपना, मैं एक काम करता हूं इसका फॉर्मूले लिख देता हूं पूरा, ताकि थोड़ा सा बेटर तरीके से आप लोगों को दिखाई दे, राइट। पूरा फॉर्मूला लिखना बेटर रहेगा ताकि आप लोग पूरा रिवाइज भी कर पाओ। तो ये अपना आ गया था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर ये हो गया E इंटू ए, यानी कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए गॉट डिडक्टेड, ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फिर से वही बात, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय
dt। अब हम फ्लक्स का जो हमारा रिलेशन है उसको उठा के जब पुट करेंगे दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ बचेगा dq बाय dt। और अगर आप लोग नोटिस करो तो dq बाय dt जो होता है वो अपना कंडक्शन करंट ही है, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गई वो कंडक्शन करंट के बराबर मिल गई। मतलब यहां पर किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है वो कंडक्शन करंट के बराबर है। मतलब जितनी बाहर कंडक्शन करंट होगी उतनी ही अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। अब कुछ मोमेंट बाद जब कैपेसिटर का पेट एकदम भर जाएगा ना, तो फिर वो चार्जेस की मोशन को रोक देगा। तो जब उसका पेट भर जाएगा तो यहां पर कोई भी हमारी कंडक्शन करंट यहां पर नहीं जाएगी बाहर। तो अगर बाहर कंडक्शन करंट जीरो हो गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर फ्लक्स ही कांस्टेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा अपना जीरो। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर बाहर कंडक्शन करंट जीरो हो गई तो अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो गई। आप लोग इसको नोट करो, मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको कि बाहर अगर जो कंडक्शन करंट है सिमिलरली अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी वही आएगा। और अगर बाहर कंडक्शन करंट नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्जेस प्लेट्स में तो कांस्टेंट हो गया, अब तो वो चेंज ही नहीं करेंगे। पहले तो क्या था कि प्लस और माइनस वेरी कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी। अब भाई साहब ये कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो फ्लक्स के चेंज होने से ही पैदा होती है। जब वो चेंज ही नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट करंट अपनी क्या हो गई यहां पर जीरो। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करने के बाद हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सवेल सर की इक्वेशन। तो आप सब रेडी हो जाओ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल सर की वो इक्वेशंस जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे लॉज को, सारे फंडामेंटल को उन चार इक्वेशंस में पैक करके रख दिया। जिस तरह से लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन सर की कुछ इक्वेशंस देखी थी जिसके आधार पे हम सारे क्वेश्चंस लगा लेते थे, उसी तरह से यहां पे वो जो चार इक्वेशंस है गाइस वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब इन चारों का क्या सेंस था और इससे हमें कौन सा लॉ क्या समझ में आता है इसको समझते हैं। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको वो पहला चैप्टर याद हो इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें आपने बाद में गॉस थ्योरम पढ़ा था, तो आपने एक चीज देखी थी कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते थे और उसके अंदर जो चार्ज होता था और अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना होता था तो आप क्या करते थे, आप इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे। शायद यही गॉस लॉ भी था कि इसके अंदर जो भी फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो बाउंड चार्ज होगा, और फिर उसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते थे। ये पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ रखा है। अब इस लॉ से हमें मैक्सवेल सर समझाना क्या चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी एक फ्री चार्ज रखा होगा, चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होता है। मतलब एक रेस्ट या मूविंग चार्ज, दोनों रेस्ट या मूविंग चार्ज, हमें दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। ये इनका पहला लॉ था, ठीक है, पहली इक्वेशन जो इन्होंने हमें दे रखी है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेम बात इन्होंने बोली कि अगर आप एक सरफेस बनाओ, ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैग्नेट रख दो, अगर यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है, तो इनका यह कहना था कि इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds यहां पर जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब जितनी फील्ड अंदर से बाहर निकल रही है उतनी ही फील्ड अंदर आ रही है। तो मतलब अगर नेट फील्ड देखें तो फील्ड एंटरिंग इज इक्वल टू फील्ड लीविंग, तो यहां पर जो नेट भी आएगा बी नेट वो यहां पर इसके अंदर जीरो आएगा। यहां से एक और बात हमें समझ में आती है कि मान लो अगर आप एक ऐसा सरफेस ले लो और आप ऐसा इमेजिन करते हो कि मैं सिर्फ यहां पर आधा मैग्नेट लूंगा इस तरह से, तो अगर आप ये सोचते हो तो यहां पर इससे एक और बात समझ में आती है। मान लो यहां से हमारी तीन फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकली तो उतनी तीन फील्ड एंटर भी कर रही है,
तो फिर से अपना जो बी नेट है वो 0, क्योंकि 3 बाहर निकली और 3 एंटर कर रही है। तो यहां से एक और बात समझ में आती है कि मैग्नेट जो होते हैं, अगर यहां पर नॉर्थ पोल है तो अगर आप इसको बीच से काटने का सोचते हो तो वो अपने आप वहां पर साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। यानी अगर आप एक मैग्नेट को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे बीच से काट भी दोगे तो वो फिर से अपने आप को नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा, नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। तो मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का सेंस था, ठीक है। अब उसी तरह से हम फैराडे मैक्सवेल सर के हम थर्ड लॉ यानी फैराडेज लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्ड लॉ जो है वो ये कहता था कि देखो, जो अपना ईएमएफ था, हम लोगों ने ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ा, वो माइनस d∅dt होता है। और पहले के चैप्टर में, पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यही चीज होती है इंटीग्रल ऑफ E.dl। हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को, तो यहां से अपने को मिलेगा माइनस d∅/dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E.dl। अब यहां से वो समझाना क्या चाहते हैं, यहां से ये समझाना चाहते हैं, एक बार और मैं रिपीट कर दूं, ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज करेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, ठीक है। और ये ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो हमारा एक रिलेशन मिला जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तब तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा थर्ड रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम फोर्थ एम्पियर मैक्सवेल लॉ की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने जो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। और यहां पर जो आई होता था वो अपना कंडक्शन करंट होता था। अब यहां पर इसको मॉडिफिकेशन जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि यही इस डिस्प्लेसमेंट करंट को ना लेने की वजह से ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही थी। वो डिफ्लेक्शन कैपेसिटर के अंदर शो कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा मिस हो रहा था। तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ में सर ने बताने की क्या कोशिश की है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये आती कहां से है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये हमारा इनका चौथा लॉ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और ये उस पे इन्होंने इक्वेशन दे दी। तो यहां पर आपको मैंने 4 इक्वेशंस बताई। पहली वाली इक्वेशन जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को रिलेट करती है कि एक चार्ज, रेस्ट चार्ज या मोशन में चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। दूसरी इक्वेशन वो ये बोलती है कि इंटीग्रल ऑफ B.dl 0, मतलब कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप एक क्लोज सरफेस बना लोगे तो जितना लाइंस एंटर कर रही है उतनी लाइंस लीव कर रही है। थर्ड वाला हमें ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो कि हम जानते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चौथी इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यानी कि अपना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो उसका फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ये इनके 4 लॉस थे। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट करो, कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो।